इस वीडियो में हम लोग टरबाइन शाफ्ट सील सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। पहले बेसिक आइडिया समझ लेते हैं कि शाफ्ट सील सिस्टम से क्या मतलब है। ये हमारा टरबाइन है, एचपी टरबाइन, आईपी टरबाइन, एलपी टरबाइन। इसकी एक शाफ्ट होती है जो इंटरकनेक्टेड होती है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल शाफ्ट, बीच में कपलिंग किया हुआ। नाउ प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी की पूरी केसिंग है, एचपी टरबाइन की केसिंग है, ये कम्प्लीटली सील्ड होती है। यहाँ से कहीं केसिंग के बीच से कभी भी कोई स्टीम बाहर के साइड में नहीं आ सकती, क्योंकि केसिंग के अंदर जो है एचपी टरबाइन का ब्लेड्स है, रोटर पार्ट्स है, और उससे बहुत ही हाई प्रेशर की स्टीम पास कर रही है। हमारा हमारा टारगेट ये है कि कुछ भी स्टीम लीक बाहर नहीं होना चाहिए, वरना टरबाइन की इफिशिएंसी गिरेगी। बट लीक करने के चांसेस कहाँ पर है? यहाँ पे साफ्ट इंटर कर रहा है और यहाँ से साफ्ट निकल रहा है। जहाँ साफ्ट इंटर कर रहा है एचपी टरबाइन के अंदर और जहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर हमें क्लियरेंस देना होगा। ये क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे हम लोग, बिकॉज क्लियरेंस इसलिए चाहिए क्योंकि शाफ्ट जो है वो है रोटेटिंग पार्ट, इसके पास 3000 आरपीएम है। इसे रोटेट करने के लिए क्लियरेंस चाहिए होगा। केसिंग के एचपी टरबाइन के केसिंग और रोटेटिंग शाफ्ट के बीच में एक छोटा सा क्लियरेंस होगा। ये क्लियरेंस नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे वियर एंड टियर, हीट लॉसेस बहुत ज़्यादा होगी। सो हमें एक क्लियरेंस प्रोवाइड करना होगा ना। ये क्लियरेंस जब प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अंदर में स्टीम है और ये स्टीम बहुत ही हाई प्रेशर में है, लगभग ये 150 टू 160 केजी पर सी एम स्क्वायर, इतना टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में इस क्लियरेंस से आने का ट्राई करेगा। बहुत ही हाई प्रेशर स्टीम है, इसको हम लोगों को सील करना है सो डैट ये बाहर की तरफ नहीं आ पाए। अब सीलिंग अरेंजमेंट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे किस तरह से हम लोग सील को अरेंज करते हैं। यहाँ पर एक सर्कुलर कवर जैसा लगा रहता है जो सील करता है इस अंदर वाले स्टीम को बाहर आने से, और जहाँ जहाँ पर भी सीलिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो भी स्टीम अंदर है वो बाहर की तरफ ना आए ना। एचपी टरबाइन में हमें पता है कि स्टीम जो अंदर की तरफ है वो बहुत ही हाई प्रेशर में है। यहाँ पर क्या होगा, स्टीम बाहर की तरफ क्लियरेंस से आने का ट्राई करेगा। आईपी टरबाइन में हमें पता है इसकी प्रेशर जो है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट प्रेशर होने के बाद, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, इस केस में भी जो क्लियरेंस मिलेगा उसे वहाँ से स्टीम बाहर की तरफ आने की ट्राई करेगा। और एलपी टरबाइन में हमें पता है इसका जो प्रेशर होता है वो लोअर साइड होता है, वैक्यूम साइड होता है। स्पेशली लास्ट स्टेज एक्सपेंशन में जो स्टीम की प्रेशर होती है वो वैक्यूम साइड होती है, क्योंकि कंडेंसर से कनेक्टेड है और एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हाइयर होगा, एयर यहाँ पर इनग्रेस करने का ट्राई करेगा। एलपी टरबाइन में हमें एयर के इनग्रेस को बचाना है, एयर इनग्रेस ना करे इसके लिए सीलिंग करेंगे। और आईपी एंड एचपी टरबाइन में स्टीम लीक ऑफ बाहर की तरफ ना करे, इसके लिए हम लोग सीलिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। बट सब में सीलिंग सिस्टम चाहिए। ये जो सीलिंग सिस्टम है यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट होगा उसके शाफ्ट के फ्रंट एंड रियर साइड में, मतलब ये सारे बेयरिंग के पास जो भी अरेंजमेंट रहेगा, ये अरेंजमेंट सीलिंग करेगा स्टीम को बाहर आने से या एयर को अंदर जाने से। नो दीज अरेंजमेंट्स हैव सम मटेरियल इनसाइड इट। वो मटेरियल स्टीम होता है, हम लोग स्टीम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये सीलिंग किया जाता है। ये डायग्राम जो यहाँ पर दिखाया गया है ये पूरे टरबाइन का शाफ्ट सील सिस्टम का डायग्राम दिखाया गया है। टोटल अरेंजमेंट है जो ये पूरा नीचे में जो दिख रहा है ये पार्ट, ये 8.5 मीटर पे होता है। ये 8.5 मीटर में ये पूरा अरेंजमेंट है, और टरबाइन होती है हमारी 17 मीटर में, टरबाइन फ्लोर, टरबाइन बिल्डिंग में। नाउ 8.5 मीटर में जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट स्टीम प्रोवाइड करने के लिए है, और स्टीम जो लीक ऑफ करके बैक करेगा रिटर्न स्टीम, उसको भी इसी में कंटेन किया जाएगा। उसके बाद ये जो 17 मीटर पे टरबाइन रखी हुई है, इसमें जो अरेंजमेंट लगा हुआ है टरबाइन के सीलिंग के लिए, यहाँ पर ये पूरी स्टीम नीचे से आ रहा है 8.5 मीटर से। ना हम लोग देखेंगे कि ये स्टीम कहाँ से, सोर्स क्या है इस स्टीम का, और कैसे ये प्रेशर को मेंटेन करता है। और फिर फाइनली इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टरबाइन की जो सील के पास, जो हमारे बेरिंग के बगल में जो सील अरेंजमेंट है वो किस तरह का है, और ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हाई प्रेशर स्टीम है वो बाहर की तरफ लीक नहीं कर पा रही है, या एयर जो है वो इनग्रेस नहीं कर पा रहा है लो प्रेशर साइड में। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से। देखिए ये जो मोटराइज्ड वाल्व है, ये मोटराइज्ड वाल्व एक लगा हुआ है, आइसोलेटिंग वाल्व हो गया। यहाँ से स्टीम इंटर कर रहा है, स्टीम आ कहाँ रहा से रहा है, स्टीम की सोर्स यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी स्टीम हेडर से आ रहा है। ये हमारे ऑक्सिलरी स्टीम हेडर से आ रहा है। ऑक्सिलरी स्टीम के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है पिछले वीडियो में, वहाँ से ये आता है। ये मोटराइज वाल्व ओपन रहेगा, यहाँ से ये इंटर करेगा, घुसेगा। यहाँ पर एक ड्रेन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रेन लाइन है इस सिस्टम के लिए, वार्म अप ड्रेन लाइन, क्योंकि ये सिस्टम का स्टीम हमेशा यूज़ नहीं होगा सीलिंग के लिए।
इसलिए ये वाली वार्म अप ड्रेन लाइन यहाँ कुछ कुछ टाइम पे ऑपरेट होगी ऑटोमेटिकली और इस स्टीम का हेल्दी फ्लो कराएगी। हेल्दी फ्लो कराने से एडवांटेज मिलेगा कि हमारा टेम्परेचर हमेशा बना रहेगा और जो कुछ भी ड्रेन होगा मॉइस्चर कंटेंट होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हमें कभी भी साफ्ट के सील सिस्टम में मॉइस्चर कंटेंट नहीं चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट अगर एंटर करेगा तो वो इरोड कर सकता है और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करा सकता है टरबाइन में। सो हमें मॉइस्चर को हमेशा अवॉइड करना, उसके लिए एक वार्म अप ड्रेन दे दिया गया है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता रहेगा और मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करेगा और टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करेगा। इस लाइन में स्टीम आने के बाद एक कंट्रोल वाल्व से पास कर रहा है और एक लाइन हमने दे के रखा है बाईपास लाइन जो मोटराइज वाल्व है। सो कभी कंट्रोल वाल्व अगर फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो बाईपास वाल्व को हम लोग थ्रोटल करके भी स्टीम को इन ले सकते हैं। ये इमरजेंसी सिचुएशन में बस दिया गया। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये कंट्रोल वाल्व है, ये ऑपरेट होगा और जितनी भी स्टीम की रिक्वायरमेंट है वो इधर से मेन हेडर में चली जाएगी। ये मेन हेडर है जिससे कि सारे अरेंजमेंट में जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है स्टीम की सीलिंग वहाँ वहाँ स्टीम जा सकती है। और अरेंजमेंट रिक्वायर्ड कहाँ कहाँ पर है, एचपी टरबाइन के फ्रंट एंड रेयर में, आईपी टरबाइन के फ्रंट एंड रेयर में, एलपी टरबाइन के फ्रंट एंड रेयर में। ध्यान रखेंगे कि जो जनरेटर है वहाँ पे भी सीलिंग होती है, बट जो जनरेटर सील होती है वो ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए हम लोग उसमें ऑयल का यूज़ करते हैं। जनरेटर की सीलिंग में हाइड्रोजन गैस को सील किया जाता है जो जनरेटर के इनसाइड कूलिंग के लिए है, वहाँ पर ऑयल सीलिंग यूज़ किया जाता है और इसीलिए जनरेटर की सील सिस्टम को सील ऑयल सिस्टम भी कहा जाता है। बट इन केस ऑफ टरबाइन इसे स्टीम से सील करेंगे। सो ये एचपी टरबाइन के, आईपी टरबाइन के एंड एलपी टरबाइन के फ्रंट एंड रेयर पार्ट्स में जा रहा है। ना जो कुछ भी एक्स्ट्रा स्टीम हो जाएगा, अगर प्रेशर इस हेडर का हाई हो गया तो वो इस लाइन से, लीक ऑफ लाइन से वापस निकल के आएगा और यहाँ पर भी एक कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है जो अकॉर्डिंग टू प्रेशर ओपन होगा और प्रेशर को मेंटेन करेगा। और एक लीक ऑफ वाल्व मोटराइज है जो इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग थ्रोटल कर सकते हैं और यहाँ से ये पास होने के बाद ये दोबारा से कंडेंसर में डंप हो जाएगी। सो दो, एक सोर्स है, इनलेट कह सकते हैं इसको, और एक इसको लीक कह सकते हैं, लीक ऑफ कह सकते हैं। अब ये फंक्शन कैसे करता है, यहाँ पर एक जीपीएससी कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, इससे जब हम लोग ऑपरेट करेंगे तो यहाँ ये कमांड वैल्यू फॉलो करता है, या इसे हम लोग ऑटो में डाल देते हैं। ऑटो में डाल के इसका जो सेट पॉइंट है, इसके सेट पॉइंट को जितना प्रेशर हमें चाहिए इस हेडर में, स्टीम हेडर में, उतना रख देते। नॉर्मल केसेस में 350 mm वाटर कॉलम का प्रेशर हम लोग इस स्टीम हेडर में रख देते हैं, जो ये स्टीम हेडर है उसमें रख देते हैं। अब क्या हो रहा है, जब कभी भी प्रेशर ड्रॉप करेगा तो इनलेट वाल्व जो है वो थोड़ा ऑपरेट होगा और थोड़ा ज़्यादा स्टीम भेज के प्रेशर को मेंटेन करेगा। और जब प्रेशर हायर साइड में जाएगा तो ये वाला वाल्व, लीक ऑफ वाल्व, ऑपरेट होगा और लीक ऑफ स्टीम से, स्टीम लीक करके प्रेशर को मेंटेन करेगी। हमें प्रेशर मेंटेन करना है अप्रॉक्स 350 mm वाटर कॉलम। अब ये 350 mm वाटर कॉलम स्लाइड ही प्रेशर है स्टीम का, बट ये प्रेशर सफिशियंट होता है जो इनसाइड में हाई प्रेशर स्टीम है उसको होल्ड करके रखने के लिए, लीक ऑफ से बचाने के लिए। सो हम लोग उस पार्ट को भी अभी देखेंगे कि कैसे लेस प्रेशर भी सफिशियंट है इनसाइड के हाई प्रेशर को लीक ऑफ बचाने के लिए। बट नॉर्मल ये अरेंजमेंट था जो कि हमें यहाँ पे से क्लियर दिख सकता है। सो स्टीम इनलेट दोनों साइड से हो रहा है, ये इनलेट हो रहा है सॉफ्ट स्टीम सिस्टम में, और जो कुछ भी लीक हो रहा है वो बाहर की तरफ आएगा, जो एक्स्ट्रा स्टीम हो जाएगा और फिर ये लीक ऑफ से जाएगा। सो हमारा जो मेन हेडर है, जो इनलेट हेडर जिसको कह सकते हैं, उसी में लीक ऑफ हेडर भी लगा हुआ है और प्रेशर के अकॉर्डिंगली स्टीम इन होना है या आउट होना है वो पता चलेगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारा इनलेट वाल्व है, मेन सप्लाई वाल्व है, और लीक ऑफ वाल्व है, इन दोनों के बीच में एक ऑप्टिमाइजेशन होगा। अगर हमारा प्रेशर 350 mm वाटर कॉलम से कम है तो ये इन मेन जो इनलेट सप्लाई वाल्व है वो ओपन कंडीशन में जाएगा और स्टीम इन करेगा, और उस समय लीक ऑफ वाल्व जो है ये क्लोज रहेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रेशर कम है। सो प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये क्लोज हो जाएगा और ये ओपन कंडीशन में जाएगा और स्टीम इन करेगी। नो इन केस अगर हमें प्रेशर ज़्यादा है तो ये वाला क्लोज हो जाएगा क्योंकि अभी स्टीम चाहिए नहीं, स्टीम को लीक ऑफ कराएंगे और ये ओपन कंडीशन में जाएगा। सो इस तरह से दोनों के बीच में एक ओपन और एक क्लोज होके जो प्रेशर है हेडर का, मेन हेडर, ये वाला जो हेडर है जिससे कि सप्लाई स्टीम जाना है सारे ग्लैंड्स में, वो मेंटेन किया जा सकता है।
नाउ इसका इसी तरह से लॉजिक दिया है, अगर आप 50% पे इसको रखोगे तो उस समय ये वाला भी ज़ीरो रहेगा, मतलब क्लोज रहेगा, और लीक ऑफ भी क्लोज रहेगा, ये भी ज़ीरो रहेगा। सो दोनों 0% होने के कारण क्या होगा, कोई स्टीम ना इन करेगी ना आउट करेगी। इसका मतलब हमारा जो प्रेशर है हेडर में वो सफिशियंट है, 300 mm वाटर कॉलम के वेरी क्लोज है, इसलिए हमें ना स्टीम रिक्वायर्ड है और ना ही प्रेशर एक्सेस है कि स्टीम लीक ऑफ कराना है। सो अब ये कैसे हो रहा है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे ग्लैंड कैसे सील करता है स्टीम को बाहर आने से। और यहाँ पर कुछ और अरेंजमेंट भी है, जैसे कि यहाँ जो स्टीम है, जो एक्स्ट्रा स्टीम रहेगी वो ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में जाके डंप होती है। लीक ऑफ वाली जो लाइन है, जो एक्सेस है, वो डायरेक्टली कंडेंसर पे जाके डंप हो जाएगी, और जो एक्सेस स्टीम है वो ग्लैंड स्टीम कंडेंसर जीएससी में जाएगी। जीएससी के बारे में भी हम लोग ने वाटर स्टीम साइकिल में देखा, ये जीएससी में जा रही है और जीएससी में जाके ये कंडेंस्ड होती है, और ये कंडेंस्ड होने के बाद ये फ्लैश टैंक से होते हुए फिर से हॉट वेल में जाके वाटर जमा हो जाएगा। ना ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में एक जो वेपर एग्जॉस्टर लगा है, जो भी वेपर जो बन रहा है जो डिस्टर्ब करेगा ग्लैंड स्टीम के कंडेंसर को, उसको यहाँ से सक्शन लेके ये वेपर एग्जॉस्टर के थ्रू होते हुए इसको बाहर की तरफ हम लोग निकाल देंगे। और यहाँ पर भी एक अरेंजमेंट दिया गया है कि डायरेक्टली भी आप एटमॉस्फेयर में, इन केस ऑफ इमरजेंसी, डायरेक्टली भी एटमॉस्फेयर में हम लोग जो एक्सेस स्टीम है ग्लैंड स्टीम कंडेंसर के सिस्टम में, हेडर में, उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब इस स्लाइड में दिख रहा है ये रियल इंडस्ट्रियल अरेंजमेंट है कि किस तरह से ग्लैंड काम करता है, वहाँ ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसमें, और साथ में देखेंगे कि दिखता कैसा है। सो सबसे पहला जो फोटो है यही है ग्लैंड। अब ये ग्लैंड का हाफ पोर्शन है और इसके ऊपर हाफ पोर्शन और आएगा इस तरह से, और बीच में क्या होगी, ये रोटेटिंग शाफ्ट होगा, ये शाफ्ट होगी। सो शाफ्ट को हम लोगों ने लॉक कर दिया। सपोज ये शाफ्ट है तो हाफ पोर्शन इस तरह से नीचे दिख रहा और ये हाफ पोर्शन इसके ऊपर है, और ये पूरी तरह से सर्कुलर सरकमफेरेंस से लॉक है शाफ्ट। सो शाफ्ट लॉक हो गया और इस साइड में केसिंग है, तो इसके अंदर क्या होगा, स्टीम होगा, और इस साइड में बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है, इधर क्या होगा, एयर होगा। ना इस साइड में स्टीम के प्रेशर बहुत हाई है, सो स्टीम यहाँ घुसना स्टार्ट करेगी, ग्लैंड के अरेंजमेंट में घुसेगी। ग्लैंड के अरेंजमेंट की जो क्लियरेंस है, सरकमफेरेंशियल क्लियरेंस है, उसमें घुसेगी। अगर सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। सपोज ये शाफ्ट है हमारा, तो ग्लैंड पूरी तरह से इसको सर्कुलर सरकमफेरेंस से लॉक करके रखा है, और ये जो पार्ट है ये क्लियरेंस है। ये क्लियरेंस बहुत स्मॉल होता है, इतना सफिशिएंट बस होना चाहिए कि टरबाइन की जो शाफ्ट है वो आराम से रोटेट कर पाए विदाउट टचिंग और विदाउट डिस्टर्बेंस। सो ये क्लियरेंस है, इसी में घुसना स्टार्ट करेगी हाई प्रेशर स्टीम। अब हाई प्रेशर स्टीम जब एंटर करेगी, और यहाँ पर हम लोगों ने नीचे में ये दिख रहा है पाइप, ये पाइप ही स्टीम इनलेट है, स्टीम इनलेट या सोर्स कह देंगे इसको, स्टीम का सोर्स है, जहाँ पर हमने स्टीम पहुँचाया है 350 mm से 400 mm, ऐसा कुछ वाटर कॉलम का प्रेशर, एक स्लाइड सा प्रेशर स्टीम के लिए यहाँ पर भेजा। भेजने के बाद ये पूरे स्लॉट्स में वो स्टीम आके भर जाएगा। भरने के बाद ये इस फिगर में देखेंगे यहाँ पे स्लॉट्स कट्स हैं, पतले पतले बहुत सारे स्लॉट्स हैं, जैसे कि बोतल, जो हमारा वाटर बॉटल होता है उसका जो कैप होता है उसको टाइट करने के लिए जो ऐसा स्लॉटिंग दिया रहता है, उसी तरह का स्लॉट है, ये सारे स्लॉट्स हैं। और जो टरबाइन का शाफ्ट है वो जो इसमें आके फिट बैठेगा। सो ये साइड प्लेन है। सो शाफ्ट के पास से स्टीम इंटर केसिंग के साइड से करना स्टार्ट करेगा, और करने के बाद ये ग्लैंड में ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। अब ग्लैंड में स्लॉट्स इतने ज़्यादा कट हैं कि उसको ट्रेवल करने के लिए ग्लैंड में इस तरह से फॉलो करना होगा स्लॉट्स के पार्ट्स को। ये स्टीम ट्रेवल कर रहा है केसिंग के साइड से ग्लैंड के पास, सो इस तरह से ट्रेवल करेगा जिग-जैग मोशन में, क्योंकि स्लॉट्स मिल रहा पूरा सरकमफेरेंशियल एरिया में। इसके कारण जो स्टीम है उसका प्रेशर ब्रेक डाउन करेगा, स्टीम हाई प्रेशर से हाई प्रेशर स्टीम ब्रेक डाउन करेगा, और इसकी प्रेशर लोअर साइड में जाना स्टार्ट होगी। अ पॉइंट ऑफ टाइम ये इतना ज़्यादा जिग-जैग मोशन फॉलो करता जाएगा कि इसकी प्रेशर ब्रेक होते होते, प्रेशर ड्रॉप करते करते मोमेंटम लॉस करता जाएगा ये, और फाइनली इसकी प्रेशर 350 mm वाटर कॉलम के पास अप्रोच हो जाएगी। और हमने जो स्टीम भेजा है, जो इस इनलेट से भेज रहे थे, उसकी भी प्रेशर 350 mm वाटर कॉलम के अप्रॉक्स हम लोग मेंटेन करके रखें, तो इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा।
और इस इक्विलिब्रियम के कारण जो इनसाइड की स्टीम है, जो हाई प्रेशर स्टीम थी बट स्लॉट्स में ट्रेवल करने के कारण, जिग जैग मोशन के कारण उसकी प्रेशर ब्रेक डाउन हो गई, और ब्रेक डाउन होने के बाद उसकी प्रेशर जब लोअर साइड में पहुंची तो हमारा स्टीम जो इन सोर्स स्टीम था वो इस स्टीम से जाके टकराता है और टकरा के इक्विलिब्रियम में उसे लॉक कर देता है, मतलब सील कर देता है। सो सीलिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं, ये प्रेशर ड्रॉप होने के कारण होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जो हमारा स्टीम जो अंदर में था केसिंग साइड में, वो जब ट्रेवल करता है स्लॉट्स में, इतना ज़्यादा उसका प्रेशर ड्रॉप होता है कि वो 1 एटीएम के पास ही आ जाता है। सो हमें जो स्टीम जो भेज रहे थे, जो हमारा एक्सटर्नल स्टीम था, साफ्ट स्टीम टरबाइन साफ्ट सील सिस्टम का, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है और ये खुद सेल्फ सील कर लेता है, सेल्फ सीलिंग। सो सेल्फ सीलिंग हो गया, तो जो हमारा स्टीम जा रहा था वो प्रेशर को, हेडर के प्रेशर को हाईयर साइड में करेगा, और हमारा जो इनलेट वाल्व है स्टीम का, जो सप्लाई इनलेट वाल्व था पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा, वो क्लोज हो जाएगा। और अगर ये स्टीम कुछ ज़्यादा ही प्रेशर में रहेगी, सो ये स्टीम थोड़ी सी आकर इन स्लॉट्स में हाई प्रेशर के कारण लीक करके चली जाएगी, इस वाले लाइन में रिवर्स हो जाएगी, और इसके भी हेडर प्रेशर को फिर से बढ़ा देगी। इस हेडर प्रेशर को बढ़ाएगी तो फिर से लीक ऑफ खुलेगा और लीक ऑफ एक्सेस प्रेशर को निकाल देगा, रिलीज कर देगा। सो फाइनली हमारा क्या हो गया, टारगेट जो था हमारा कि स्टीम एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ लीक ना करें, चाहे तो वो सेल्फ सील हो जाए या फिर एक्सेस प्रेशर हो तो वो इस पाइप में चला जाए, सील स्टीम हेडर के पाइप में चला जाए, या फिर अगर लेस प्रेशर हो तो फिर जो साफ्ट वाली सील स्टीम है उससे आकर ये इक्विलिब्रियम बनाकर यहाँ पर मेंटेन करके रखे रहे। नॉर्मल केसेस में कि मेन टर्बाइन के ये होता है कि सेल्फ सीलिंग ही हो जाती, सेल्फ सीलिंग। और सेल्फ सील होने के बाद कभी कभी एक्सेस स्टीम जो होता है, जो हाई प्रेशर करवा देता है, वो यहाँ से लीक करके मेन हेडर में चला जाता है, जो हमने देखा था लास्ट में मेन हेडर में। अब मेन हेडर में जब वो गया स्टीम, तो इस मेन हेडर में जो एलपी टरबाइन है, एलपी टरबाइन में हमेशा स्टीम ग्लैंड के पास रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हमें पता है कि एलपी टरबाइन में इनसाइड में प्रेशर कम है, लो प्रेशर है। सो यहाँ पर ये खींचेगा ना, ये एयर को ना खींच ले, इसके लिए हम लोगों ने एक ग्लैंड अरेंजमेंट इसी तरह का बना कर रखा है, और इस ग्लैंड अरेंजमेंट में हम लोगों ने स्टीम प्रोवाइड कर दिया, स्टीम प्रोवाइडेड। सो इस स्टीम को वो खींचना शुरू करता है अपने अंदर की तरफ ना। स्टीम जब वो खींचता है तो सेम कॉन्सेप्ट है, स्टीम ट्रेवल करती जाती है और उसकी मोमेंटम अंदर की तरफ जाते जाते वीकर होके वो कहीं ना कहीं एक जगह पे इक्विलिब्रियम बनाकर अंदर वाले प्रेशर से मैच कर जाता है। सो नॉर्मल केसेस में क्या हो रहा है, एचपी टरबाइन एचपीटी एंड आईपी टरबाइन आईपीटी, ये दोनों सेल्फ सील हो रहा है, या फिर और कह सकते हैं कि और एक्सेस हो रहा है, एक्सेस स्टीम इसका हेडर में जा रहा है। और एल पी टी लो प्रेशर टरबाइन, इसको स्टीम चाहिए, स्टीम रिक्वायर्ड होता है इसको ग्लैंड में अपने, रिक्वायर्ड इन ग्लैंड, ये वाला, ये उसी दोनों का जो लीक कर रहा है, जो एच पी टी और आई पी टी का लीक कर रहा है, वो ये यूज़ कर लेता है। सो फाइनली क्या हो रहा है, हम लोगों को स्टीम बाहर से सप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जब टरबाइन ट्रिप करेगा या फिर किसी एक सिचुएशन में जब रिक्वायरमेंट होगी, प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, उस केसेस में हम लोगों को स्टीम सप्लाई करना पड़ता है। अगर स्टीम सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर एल पी टरबाइन में जो है वो एयर इनग्रेस स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टीम नहीं मिलेगा इसको तो एयर खींचने लगेगा, और अगर ये एयर खींचता है तो ये एयर पहुँच जाएगा कंडेंसर में, और कंडेंसर के वैक्यूम को ये डिस्टर्ब करेगा। इसलिए बहुत एक ऑपरेशन इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंडेंसर के वैक्यूम को चेक करे। अगर कंडेंसर का वैक्यूम डिस्टर्ब हो रहा है, इस एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि सील सिस्टम वो फेल कर रहा है, सीलिंग का जो प्रेशर है वो ड्रॉप कर रहा है और एयर इनग्रेस हो रहा है एलपी टरबाइन के साइड में। सो लास्ट वाला जो पिक्चर है उसमें शो किया गया है अरेंजमेंट, लॉग्ड अरेंजमेंट। ये जो पार्ट देख रहे हैं हम लोग, ये लॉग्ड अरेंजमेंट है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर का हाफ है, सरकमफेरेंशियल हाफ जो लॉक किया हुआ है, और ये वाला पार्ट देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा इनलेट सप्लाई स्टीम का, और ये लॉक है नीचे का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट, ये नीचे और ये ऊपर का पार्ट। सो यहीं पर ग्लैंड को सील किया जा रहा है, और ये जो दिख रहा है हम लोगों को, ये एलपी टरबाइन का ब्लेड्स है, और इसकी केसिंग अभी हटी हुई है, ये वर्किंग स्टेज का ओवरऑलिंग के टाइम का, इसमें एक केसिंग आ जाएगा जो इसको पूरा कवर करके रखेगा। सो
इधर स्टीम होगा, और स्टीम भी कैसा, लो प्रेशर में होगा। सो एयर इधर से इंग्रेस हो सकता था, बट ग्लैंड बीच में आ गया और लॉक कर दिया, और जो इनलेट सप्लाई है उससे स्टीम ले रहा है, और अगर इसको कुछ खींचना है अंदर में तो वो स्टीम इन करेगा, ना कि एयर इन करेगा। सो इस तरह से हम लोगों का वैक्यूम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और जो भी सीलिंग है वो सफिशिएंटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा।